क्लाउड रिकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि बिहेवियर ऑफ रूफ में क्या क्या चीजें थी, और ये अपना नॉर्मल कोलैप्स, प्रीमेच्योर कोलैप्स वगैरह हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं इंश्योरिंग रूफ फ्रैक्चर, रेगुलर रूफ फ्रैक्चर। मतलब ये सुनिश्चित करना कि जो हमारा रूफ फॉल हो रहा है वो समांतर, मतलब क्या होता है, रेगुलर होगा, नियमित होगा। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, रेगुलर रूफ फेलियर हो, फ्रैक्चर हो, रूफ फॉल हो। तो इससे क्या होता है ना कि सबको पहला तो एंटिसिपेट कर पाते हैं कि यहाँ यहाँ पे रूफ फॉल होने वाला है, सभी लोगों को विथड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेफ्टी और अच्छे से इनहेंस हो जाता है, क्योंकि आपको पता रहता है कि रेगुलरली यहाँ पे रूफ फॉल होने वाला है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं होने वाला है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सबसे पहला पॉइंट बोला गया कि यहाँ पे द सपोर्ट्स आर विथड्रॉन व्हेन ऑल और नियरली ऑल द कोल इन द स्टूक्स इज एक्सट्रैक्टेड और व्हेन द रूफ शोज साइन ऑफ हैवी रूफ प्रेशर। बोला गया है कि जो सपोर्ट है उसको निकाल लिया जाएगा कब? जब पूरा कोयला, ठीक है, लगभग पूरा कोयला या पूरा या फिर लगभग पूरा कोयला जो है स्टूक में, उसको जब निकाल लेते हैं तब हमको सपोर्ट जो है वो निकालना होता है। या फिर अगर हमारा रूफ में हैवी रूफ प्रेशर का साइन आ रहा है, ठीक है, चाल में जो है काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, नीचे गिरने का चांसेस है, तब भी हम लोग जो है सपोर्ट निकाल लेते हैं ताकि डिप्लेरिंग टाइम में जो है रूफ जो है प्रॉपरली वहां पे बैठ जाए। धीरे से माइक ऑफ करो यार। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्डिंग यहाँ लिखा हुआ है कि द इंडिकेशन अवेलेबल ऑफ रूफ वेट आर, मतलब चाल जो है उस पे वजन आ गया है, उसके कौन कौन से सूचक हो सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशन से आपको पता चलेगा कि मेरा चाल में वजन आ गया है, रूफ में वेट आ गया है, अब ये गिरने वाला है। तो सबसे पहला तरीका है कि जो प्रॉप होगा, अपना खूटा होगा ना, जब उस खूटे को, अब अगर आप अपना जो माइनिंग स्टिक होता है, ठीक है, उससे अगर टैप कीजिएगा, ठीक है, मारिएगा, तो आपका जो आवाज वहां पे जो खूटा का जगह ना, धप धप का आवाज सुनाई देगा, जिसको यहाँ पे बोला गया है कि डल एंड ड्रमी साउंड। ठीक है, वर्ड याद कर लीजिए, इंग्लिश में धप धप ही, धप धप नहीं पूछा जाएगा, डल एंड ड्रमी ड्रमी पूछा जाएगा। तो डी एंड डी याद कर लीजिएगा। डल एंड ड्रमी साउंड प्रोड्यूस होता है जब प्रॉप पे हम लोग स्टिक के साथ टैप करते हैं। दूसरा इंडिकेशन ये है कि जो भी मेरा प्रॉप है, प्रॉप के ऊपर क्या रहता है, लकड़ी का पाटा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, क्या बोलते हैं बताइए? लीड। हाँ, लीड। हाँ, माइक ऑफ कर लीजिए। तो ये जो लीड है ना, जो प्रॉप के ऊपर है, वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। इससे भी हमको क्या पता चल रहा है कि हमारा चाल में वजन आ गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि द प्रॉप बकल्स इन द मिडल और एट वीकर पोर्शन इन इट्स लेंथ। अब ये जो हमारा पूरा लंबाई हो गया खूटा का, ऊपर में छत है और यहाँ पे मेरा लीड है। अब प्रॉप बकल्स इन द मिडिल एट और एट वीकर पॉइंट इन लेंथ का मतलब है कि बीच से कैसे होता है, फट जाना, उसको बोलते हैं हम लोग बकल्स। बीच से फट जाएगा या कहीं जहां पे कमजोर भाग होगा इस प्रॉप का, वहां पे ये फटने लगेगा। ठीक है, कैसे उसके लेयर्स निकलने रहते हैं, जैसे कि आप कभी कभी लकड़ी जो रहता है उसको काटिए मत, उसको अगर बीच बीच से दबा मारिए तो क्या होता है, अब उसको पकड़ के इसको इस तरह से, अब इसको मारिए इस पे, अब उसके बाद इस तरह से अब उठाइए तो क्या होगा, हल्का सा रेसा रेसा कैसे आ जाता है, तो वो आपका जो है ना उसको बोलेंगे बकलिंग। ठीक है, वो टिम्बर का बकलिंग उसको बोलते हैं। तो वो बकल होने लगेगा, मतलब एक तरह से फटने स्टार्ट कर जाएगा अगर जब भी चाल में वजन आएगा। तो ये तीन इंडिकेशन हो गया। चौथा इंडिकेशन के लिए ये है कि अगर मेरा जो फ्लोर है सिम का, वो अगर सॉफ्ट है, नरम, अगर मेरा क्या है, फ्लोर है, तो मेरा जो प्रॉप है ना वो सीधा इसके अंदर ही घुस जाएगा। ठीक है, मेरा प्रॉप क्या हो जाएगा, सीधा जमीन के अंदर ये घुस जाएगा। उसके अलावा और क्या इंडिकेशन, उसके अलावा इंडिकेशन ये है कि जो मेरा गोफ है आसपास, उसमें रंबलिंग साउंड आ जाएगा। रंबलिंग का मतलब गड़गड़ाहट। जो है आवाज के साथ, गड़गड़ाहट की आवाज जो है वो आपका गोफ में आना स्टार्ट कर देगा, जिससे आपको पता चलेगा क्या कि यहाँ पर जो है अब चाल का वजन आ गया है, अब यहाँ पे मेरा लोकल फॉल होने वाला है या फिर चाल गिरने वाला है। इसके अलावा और क्या है इसमें इंडिकेशन है, बोला गया है ग्रेडी कोलियरी में। ठीक है, उसमें ये लोग क्या करते थे, एक तरीका था जिससे पता कर लेते थे कि रूफ में वजन आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या करते थे ना कि ये जो है अपना रूफ है, उसमें क्या करते हैं, क्रैक
रहता था, पहले से जहाँ क्रैक रहता था ना, जहां भी क्रैक रहता था वहां पे एक लकड़ी का जो वेज होता है, लकड़ी का इस तरह से वेज जो होता है ना, लकड़ी का इस तरह से रहता है ना, नुकीला, उसको यहाँ पे अब ठोक दिए। कब क्या है, वेज है ना, वो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि ये जो क्रैक है जिसमें ये फंस गया था हैमरिंग करके, वो क्रैक लूज हो जाएगा। क्रैक क्या हो जाएगा, क्रैक यहाँ पे जो भी था वो चौड़ा हो जाएगा, और इसके चौड़ा होने से क्या हो जाएगा, ये जो अपना वेज है वो सीधा गिर जाएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे चाल का वजन आ गया है, आने वाला है। एक तरीका गिरिडी माइंस में इस्तेमाल, गिरिडी कोलियरी में इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा एक और तरीका है, वो ये है कि वाटर परकुलेशन, मतलब पानी का जो रिसाव है वो भी जो है, जहाँ पे चाल गिरने वाला है, चाल का वजन आ रहा है, उसमें बढ़ जाता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जो क्रैक होते हैं, जो फाट होते हैं, वो चौड़े हो जाते हैं। तो चौड़े होने के कारण क्या होगा, जो भी पानी जमा हुआ होगा पत्थर स्तरों में, वो धीरे धीरे वहां से नीचे गिरना स्टार्ट कर जाएगा। ये पहला इंडिकेशन होता है रूफ मूवमेंट का। अगर पानी गिरने लगा, अचानक गिर नहीं रहा था, रिपेयरिंग कर रहे थे अभी तक गिर नहीं रहा था, लेकिन देखिए ना अचानक जो है क्रैक से पानी का रिसाव तेज होने लगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रूफ मूवमेंट जो है स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि विथ मोर रूफ मूवमेंट, जितना ज्यादा रूफ का मूवमेंट होगा, चाल का जितना उसमें लेयर्स होता है उसमें मूवमेंट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा क्रैक जो है चौड़ा होगा, और उससे उतना ज्यादा पानी का रिसाव होगा, फ्लो होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मूवमेंट के कारण, अब ठीक है, चाल में कई सारे लेयर्स होते हैं, तो उनमें जो भी लेयर्स होते हैं ना, उनमें मूवमेंट के कारण क्या होता है कि कभी कभी ये जो क्रैक्स होते हैं वो कभी कभी बंद भी हो जाते हैं। क्रैक्स क्या हो जाएगा, जो चाल में जो है ना क्रैक्स, कभी कभी बंद भी हो जाता है, तो उसके कारण क्या होगा, जो वाटर फ्लो है मे सीज, मे सीज का मतलब होता है कि वाटर फ्लो जो है हो सकता है बंद भी हो जाए, क्योंकि जो क्रैक है हो सकता है रूफ मूवमेंट के कारण ये बंद हो जाता है। ये भी देखा गया ग्रेडी कोलियरी में। तो वाटर परकोलेशन को भी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मतलब हमेशा सही बताएगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा रूफ में मूवमेंट है, लेकिन रूफ रूफ के मूवमेंट से जो पानी का रिसाव हो रहा था, हो सकता है कि वो क्रैक ही बंद हो गया हो और पानी ऊपर ही जमा हो गया है। तो इसको भी, इसको मान सकते हैं, पर इतना भी ज्यादा ये ट्रस्टेबल जो है इंडिकेशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, और किस तरीके से आप जो है पहचान सकते हैं कि चाल का वजन आ गया है। वो है इंटरमिटेंट फॉल ऑफ लूज रॉक। ठीक है, कहाँ पे, फ्रॉम द रूफ इन द गोव, इंक्रीजेस एंड स्मॉल पीसेस शूट ऑफ द साइड्स। मतलब क्या है ना, इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि बीच बीच में आपको गोफ से पत्थर गिरने का आवाज सुनाई देते रहेगा या दिखाई देते रहेगा। देख रहे हैं गोफ एज किनारे के, वहां से पत्थर छोटे छोटे टुकड़ा कुछ समय के बाद गिरते आ जा रहा है, लगातार नहीं, लेकिन होता है रेगुलर, कंटिन्यूअस। देखिए एक वर्ड होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। उसका अपोजिट होता है इंटरमिटेंट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि कुछ समय के बाद, कुछ समय का थोड़ा 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 थोड़ा, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, जैसे कि वो होता है ना, फास्टिंग पढ़े होंगे। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास, पूरा दिन भर उपवास रख रहे हैं, और एक होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। आजकल बहुत बहुत कोई इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं वेट लॉस करने के लिए। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, कुछ इंटरमीडिएट का मतलब होता है कुछ समय बाद, कुछ समय बाद। वो क्या है, वहां से ना छोटा छोटा जो पत्थर का टुकड़ा है वो गिरता रहेगा कुछ समय बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा गिरता रहेगा, अभी गिरा, फिर एक दो घंटा, दो तीन घंटा बाद गिर रहा है, फिर गिर रहा है 10-15 घंटे बाद, फिर इस तरह से इंटरमीडिएट गिरता रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो जाएगा अगर मेरा चाल का वजन आ गया है तो। कभी कभी क्या होगा कि जो मेरा साइड्स है, ठीक है, जो भी मेरा साइड है, साइड ये मेरा रूफ हुआ, ये मेरा साइड है, कभी कभी क्या होगा ना, साइड से मतलब तेजी से छोटे छोटे कोयला जो है ना फेंका जाएंगे, छोटे छोटे कोयला बाहर, ज्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं रहेगा, छोटा छोटा कोयला जो है साइड से जो है पॉपअप करके निकलने लगेंगे। उसके अलावा बोला गया कि बूमिंग साउंड ऑफ द रूफ मूवमेंट इंक्रीजेस। अब जब चाल में वहां पे चाल का वजन आ रहा होगा,
होगा तो बूमिंग साउंड, इंग्लिश में याद रखिए बूमिंग। बूमिंग साउंड जो है चाल का मूवमेंट का वो बढ़ जाएगा, बूमिंग साउंड आपको आने लगेगा। हीविंग ऑफ फ्लोर इज नोटिस, फ्लोर जो है हमारा हीव कर जाएगा, उठने लगेगा। तो ये सब चीज जो है 10 इंडिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं जिसे आप पता कर सकते हैं कि चाल का वजन आ गया है। क्लियर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑल प्रॉप्स and chalks have to be withdrawn only by mechanical prop withdrawer और सिमिलर कॉन्ट्रवेंस। जितना भी हमारा लकड़ी का खूटा था, जितना भी हमारा चौक था जो डिप्लरिंग क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय मैकेनिकल प्रॉप विद वाला उपकरण का नाम क्या होता है? सिल्वेस्टर क्या नाम है? सिल्वेस्टर 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 प्रॉप ड्रॉवल। चेन सिलेस्टर मशीन बोलिए, चेन सिलेस्टर विद बोलिए, जो बोलना है। एक मैकेनिकल उपकरण है जिसका उपयोग हम लोग रिपेयरिंग क्षेत्र में खूंटा निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जगह कभी भी हम लोग हथौड़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे खूंटा निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि मान के चलिए गोफ एरिया में या गोफ एज के पास मेरा खूंटा है, उसको जो है खूंटा को निकाल रहा है, ये गलत प्रैक्टिस है। कभी भी हैमरिंग से प्रॉप को नहीं गिरा चाहिए। मशीन का यहाँ पे होगा द फारदेस्ट रो, यहाँ पे थोड़ा सा ये कर लीजिए आप लोग, यहाँ होगा ए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, फारदेस्ट। ये होगा फारदेस्ट। फारदेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को पता है फारदेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे दूर है सर। हाँ, सबसे दूर। सबसे दूर का जो अपना प्रॉप होगा ना गोफ में, उसको पहले निकालेंगे। जैसे कि ये आपका गोफ एज है सब कुछ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉप वगैरह है, कॉर्नर प्रॉप वगैरह है। अब इधर जो है ना, ये गोप क्षेत्र है, ये गोप क्षेत्र है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब इधर एक तो ठीक है प्रॉप वगैरह लगा हुआ है जिसको आपको निकालना है। तो सबसे दूर वाला निकाल लेंगे पहले, उसके बाद फिर पीछे पीछे आते जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद बोला गया कि नो सपोर्ट्स एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो, नो सपोर्ट शुड बी लेफ्ट इन द गोफ इन इरेक्टेड पोजिशन एज द रिटार्ड द रेगुलर रूफ ब्रेक। कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि जहां तक संभव हो, कोई भी सपोर्ट को गोफ एरिया में खड़ा नहीं रखा जाएगा। इरेक्टेड पोजीशन का मतलब क्या होता है? खड़ा। तो कोई भी प्रॉप को, कोई भी सपोर्ट को गोफ एरिया में खड़ा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि खड़ा रहने से क्या होगा? ये बाधित करेगा रेगुलर रूफ फॉल को, यानी जो नियमित रूफ को ब्रेक होना चाहिए रिपेयरिंग करने के बाद, सपोर्ट निकालने के बाद, तो वो चाल जो है ना वो नहीं नीचे गिरेगा जो कि गिरना चाहिए। तो इसके कारण क्या हो जाएगा? एयर ब्लास्ट का खतरा, ठीक है, ओवर राइडिंग पिलर्स का खतरा, ये सब बना रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि सपोर्ट भी गोफ एरिया में नहीं छोड़ना है, जहां तक संभव है उसको निकाल लीजिए। और बिल्कुल भी उसको खड़ा होके तो खड़ा रखिए बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं रखना है जिससे वो चाल को गिरने ना दे। ठीक है। बोला गया है कि अगर ये संभव ही नहीं है कि आप प्रॉप को निकाल पाए, काफी रिस्की लग रहा है, ठीक है, नहीं निकल रहा है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करना है? बर्बाद कर दीजिए। ठीक है, उसको क्या करना है? प्रॉप को नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको, ठीक है, तोड़ दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। द चॉक शुड बी इरेक्टेड एट गोफ एजेस बिफोर प्रॉप विथड्रॉल। ठीक है, अगर कोई भी खूंटा अगर आप निकाल रहे हैं तो खूंटा निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा? गोफ एज में आपको चौक वगैरह खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, and the opening out by the go edges should be strengthened by erection of props and bars। मतलब जो है जैसे कि ये गो फेज हुआ, इधर गोफ है, तो बोला गया है कि जो गो फेज है उसका आउट बाई, अच्छा बताइए,
गोफ एज का आउटबाई किधर होगा बताइए तो। हम आपसे पूछ रहे हैं, इधर होगा ये गोफ मेरा इधर है, गोफ एज अभी अभी से ग्रीन ग्रीन कलर ग्रीन इधर से। कलर। हाँ, तो बोला गया है ना कि इधर साइड यानी गोफ का आउटबाई साइड में क्या करना है, मजबूत करना है, सपोर्ट करने के लिए, मतलब सपोर्ट करके मजबूत करना है, प्रॉप निकालना है ना। तो यहाँ पे कैसे मजबूत करेंगे, बाई प्रॉप्स एंड बार्स। यहाँ पे प्रॉप्स लगा देंगे, यहाँ पे बार्स लगा देंगे, बार का मतलब क्रॉस बार वगैरह लगा देंगे, ताकि जब हम लोग गो फेज में रखकर अगर इधर का कोई हम लोग सपोर्ट निकाल रहे हैं, कोई प्रॉप निकाल रहे हैं, तो हमको अपना सुरक्षा का कोई भी खतरा ना हो, वहां पे रूफ का यहाँ पे लोग सपोर्ट कर ले। ठीक है। उसके बाद बोला गया कि सच गो फेजेस, मतलब ऐसे गो फेजेस को बंद कर देना, फेंस कर देना है जब सभी लकड़ी उस गोफ एरिया से निकाल लेते हैं। जैसे ही आप गोफ से सारा लकड़ी निकाल लेते हैं तो गोफ का किनारा को क्या कर देंगे, फेंस कर देंगे, ताकि गलती से भी कोई आदमी गोफ में ना घुस पाए। ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल बात, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल बात, लेकिन ये बात ये होता है कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विथड्रॉ ऑल द प्रॉप्स एंड कॉक्स, पर्टिकुलरली दोज एट गो फेजेस। कब ये संभव होता ही नहीं है हमेशा कि सभी प्रॉप्स को आप निकाल लीजिए, सभी कॉक्स को निकाल लीजिए, स्पेशली कहाँ पे, गो फेजेस पे। गोफ के किनारे से सभी प्रॉप्स को, सभी कॉक्स को निकाल पाना हमेशा संभव नहीं होता है। अब जब संभव नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन इरेक्टेड पोजीशन पे नहीं रखना है, खड़ा हुआ नहीं रखना है, ऐसा रखना है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दें, वो रूफ को सपोर्ट ना कर पाए। तो ये हुआ कुछ इंडिकेशंस और क्या क्या करना चाहिए हमको गोफ के किनारे। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज लोकल फॉल। लोकल फॉल, सभी के मन में डाउट होगा कि व्हाट इज लोकल फॉल, अभी इसको भी देख लेते हैं। लोकल फॉल का मतलब भी एक तरह का रूफ फॉल है। लोकल फॉल बोलते हैं डिपेयरिंग वाले टाइम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूफ का फॉल जो होता है ना वो डेवलपमेंट में नहीं होता है, पर ये जो लोकल फॉल है ना, ये लोकल फॉल टर्म डेवलपमेंट टर्म के लिए, डेवलपमेंट वर्किंग में डिफाइन किया जाता है। ठीक है। लोकल फॉल हमेशा जब भी हम लोग यूज करेंगे तो डिप्लेयरिंग के टाइम ही इस्तेमाल करेंगे। रूफ फॉल आप बोल सकते हैं जनरली करते हैं, लोकल फॉल, मेन फॉल, ये सब जो है ना डिप्लेयरिंग या डिप्लेयरिंग टाइम ही हमको इस्तेमाल ही है, मतलब चाल का नीचे गिरना ही उसको बोलते हैं। पर अंतर क्या है कि कौन टर्म जो है कौन कौन सा टाइम में यूज कर रहे हैं। तो लोकल फॉल डिप्लेयरिंग टाइम यूज करेंगे। लोकल फॉल किसको बोलते हैं, इसको इस तरह समझिए कि जब हमारा जो गोफ एरिया होता है वहां से सभी लकड़ी हम लोग निकाल लेते हैं, ऑल आफ्टर टिम्बर हैज बीन विथड्रॉन, सभी लकड़ी जब निकाल लेते हैं किसी क्षेत्र से, खासकर डिपेयरिंग वाले क्षेत्र से, तो जो अनसपोर्टेड रूफ है, ठीक है, हुआ जिसको सब जो अब सपोर्ट तो निकाल लिया, अब सपोर्ट सब निकाल लिए हैं, तो फिर रूफ को तो कोई सपोर्ट नहीं रहा, रूफ को कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, नीचे गिरेगा ना, उसमें फ्रैक्चरिंग हो, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूटने लगेगा। अब टूटते टूटते क्या होगा, जो लोअर स्टार्टा है इमीडिएट रूफ का वो क्या होगा, अलग होने लगेगा और रूफ में गिर जाएगा। तो ऐसा कंडीशन है, ऐसा आवाज कट रहा है सर। क्या बोले, आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है अभी भी, ये ठीक है। अभी ठीक आ रही है। आवाज तो नहीं कट रहा है, सबको प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्योंकि मेरे एंड में कोई भी दिक्कत नहीं है। यस सर, ये सब आवाज यस सर, कट रहा था बीच हाँ बीच सर, में। थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर। अभी भी अभी नहीं हो रहा। नहीं नहीं, आपके नेटवर्क अभी नहीं हो रहा सर। इस बार तो क्रिस्टल क्लियर साउंड आपका आता होगा, क्योंकि ऑडियो इंटरफेस चेंज कर दिए हम। चलिए एनीवेज अभी डिस्कस करते हैं। मतलब ऐसा फॉल जो सपोर्ट निकालने के तुरंत बाद होता है उसको बोलते हैं लोकल फॉल। ठीक है, ऐसा फॉल जो सपोर्ट निकालने के बाद होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकल फॉल। उसके बाद यहाँ ये बोला गया कि वेयर द स्ट्राटा आर वेल स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन और सेल्स, परतदार मेरा सैंडस्टोन है या फिर मेरा सेल है, तो इन तरह के जो इमीडिएट रूफ होते हैं, इस तरह के जो इमीडिएट रूफ होते हैं उनमें जो लोकल फॉल होता है वो कब होगा, लगभग 1 से 2 दिन में हो जाता है, मतलब 24 से 48 घंटे में हो जाता है।
आफ्टर द विथड्रॉल ऑफ सपोर्ट। जैसे सपोर्ट निकालें 1 से 2 दिन बाद लोकल फॉल हो जाता है अगर मेरा इमीडिएट रूफ परतदार सैंडस्टोन है या फिर मेरा सेल है। ऐसा फॉल का यहाँ एक विशेष प्रॉपर्टी होता है कि ऐसा फॉल सरफेस तक नहीं पहुंचता है, यानी ऐसा फॉल का कोई प्रभाव सरफेस तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, हो सकता है कि जहां सिम था, सिम के ऊपर का कुछ मीटर तक जो अपना पत्थर स्तर होगा वहां तक उसका प्रभाव पड़े, पर सरफेस में इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यह बताया गया कि द इंटेंसिटी ऑफ द बूमिंग साउंड in the gulf due to roof movement gradually increases after the withdrawal of the support and ceases after the local fall। अब क्या है कि जैसे ही आप सपोर्ट निकाल लेते हैं, जैसे सपोर्ट निकालने के बाद क्या होगा, जो बूमिंग साउंड आ रहा है, जो गड़गड़ाहट का साउंड, बूमिंग साउंड, बड़ाम का जो आवाज आता है उसको बोलते हैं बूमिंग साउंड। तो सपोर्ट निकालने के बाद ये जो साउंड आ रहा है, बूमिंग साउंड जिसको बोल रहे हैं, उसका जो तीव्रता है गोफ में वो बढ़ने लगेगा धीरे धीरे धीरे। और ये कब जाके खत्म होगा, तब जाके खत्म होगा जब मेरा लोकल फॉल जो है बंद हो गया है। ठीक है, लोकल फॉल बंद होने का मतलब अगर लोकल फॉल हो गया है तो अपने आप ये जो अपना बूमिंग साउंड था वो बंद हो जाएगा। जैसे ही आप सपोर्ट निकालें वैसे ही बूमिंग साउंड धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कि लोकल फॉल नहीं हो जाता है। एक बार लोकल फॉल हो गया ये बूमिंग साउंड बंद हो जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको सुनाई दे रहा है ना आवाज? चलिए माइक ऑफ कर लीजिए, समझ गए। अब आते हैं एयर ब्लास्ट। ठीक है, एयर ब्लास्ट। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रैटिफाइड सैंडस्टोन, परतदार सैंडस्टोन। सैंडस्टोन भी कई तरह के होते हैं, एक होता है परतदार सैंडस्टोन, एक होता है मैसिव सैंडस्टोन। मैसिव सैंडस्टोन जो होता है ना काफी भारी होता है, काफी मजबूत होता है, जल्दी गिरता नहीं है। और जो परतदार जो होता है सैंडस्टोन वो इसकी तुलना में, यानी मैसिव सैंडस्टोन की तुलना में थोड़ा जल्दी गिरता है, टंगा नहीं रहता है। तो बोला गया है, देखिए कि when the roof fall takes place the air in the roof area is displaced as the latter is filled by the broken roof rocks। मतलब बोला गया है कि जब भी रूफ फॉल होता है, ठीक है, जब भी रूफ फॉल होता है गोफ में, तो गोफ की जो हवा है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि जो क्षेत्र था जो खाली था उसमें हवा था। अब उस हवा को भगा दिया कौन, जो रूफ फॉल हुआ तो जो टूटा हुआ पत्थर वहां पे आके गिर गया तो वो जगह ले लिया ना। तो वो जगह अगर ले लिया तो क्या होगा, कुछ तो चीज बाहर जाएगा ना। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए कि आपके मान के चलिए यहाँ पे ग्लास है और ग्लास में आप भर दिए हैं क्या, सपोज, हाँ, ग्लास में आपके भरा हुआ है पानी। ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। अब इसमें क्या कर दीजिए, अब इसमें कोई बड़ा सा कोई पत्थर या कंकड़ डाल दीजिए, तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा कि नहीं बाहर आएगा। कितना पानी बाहर है, जितना ये पत्थर का जगह घेरेगा उतना पानी बाहर आएगा। तो इसी तरह गोफ को भी इमेजिन कीजिए। गोफ भी क्या है, खाली जगह, लेकिन वो खाली बोल रहे हैं खाली, लेकिन वो क्या खाली होता है क्या, जहाँ कुछ नहीं वहां क्या होता है, हवा होता है। ठीक है, तो वहां हवा रहता है। अब जब भी आपका रूफ फॉल होगा तो क्या होगा, उस हवा को, अब रूफ फॉल होगा तो क्या होगा, उसी गोफ में उसको बैठना है। अब वो जो रूफ फॉल का जो पत्थर है सब उसको गोफ में ही बैठना है। तो बैठेगा तो क्या होगा, जो पहले से जो चीज है उसको भगाएगा वहां से। तो पहले से क्या था, हवा था, तो उसको भगाएगा बाहर की ओर, डिस्प्लेस करेगा। इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना हवा का, ठीक है, वो काफी तीव्र गति से होता है। हवा जो है काफी जोर से, बहुत ही हाई स्पीड में जो है वो पुश्ड आउट होता है, बाहर की ओर धकेला जाता है। ठीक है, बहुत बाहर की ओर धकेला जाता है। तो एक तो नॉर्मल बात है, हमेशा होगा तो बाहर की ओर धकेला ही जाएगा जब भी रूफ फॉल होगा तो। पर अगर ये जो हवा बाहर की ओर धकेला जा रहा है, इसको बाहर जाने के लिए आउटलेट्स नहीं है, प्रवेश मार्ग ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो आसपास जो भी दिखेगा आपका, ठीक है, रूफ वगैरह, वेंटिलेशन डोर, रूफ सपोर्ट का मतलब होगा टिम्बर हो गया, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, सबको तोड़ देगा। यहाँ तक कि वर्कर्स अगर है ना तो वर्कर को बुड़ा के ले जाएगा, टब को पलटा देता है, इतना पावर होता है एयर ब्लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे लिखा हुआ है कि द इंटेंसिटी ऑफ द एयर ब्लास्ट, यानी एयर ब्लास्ट की जो तीव्रता है वो डिपेंड करती है कि कितना हवा जो है वो डिस्प्लेस किया जा रहा है, मतलब कितना हवा का जो आयतन है वो बाहर की ओर धकेला जा रहा है। अगर मेरा इमीडिएट रूफ, ठीक है, अगर मैसिव सैंडस्टोन है, अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे इससे पहले जब लोकल फॉल हो रहा था, तो
स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन। स्ट्रेटिफाइड यानी परतदार, आराम से गिर जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर मैसिव सैंडस्टोन होगा ना, काफी मजबूत होता है, आप सपोर्ट भी निकाल लीजिएगा तो गिरेगा ही नहीं जल्दी। या फिर अगर सील है हमारे रूफ में, सील तो पता है एक जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस है, आइग्नियस रॉक का होता है ये। तो अगर अगर हमारा रूफ में ये सब चीजें हैं, मैसिव सैंडस्टोन है या फिर सील है, तो ये आसानी से तो गिरती नहीं है, काफी लंबे समय तक खड़ी रह जाती हैं। आफ्टर द विड्रॉल ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट निकालने के बाद भी कई समय तक, ठीक है, काफी लंबे समय तक जो है ये चाल बैठती नहीं है। तो जब ये चाल, ठीक है, बैठेगी नहीं, क्षेत्रफल बड़ा होता चला जाएगा टंगा हुआ चाल का, तब क्या होगा, ये जो लार्ज जो आपका एरिया बन गया है, जो गिरा नहीं है, अचानक जब गिरेगा तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर जो है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पुश्ड आउट होगा। और अगर उसको भागने के लिए जगह, हवा, रास्ता नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, सब कुछ तोड़ देगा। उसी को क्या बोलेंगे, एयर ब्लास्ट। एयर ब्लास्ट का खतरा वहां होता है जहां पर हमारा इमीडिएट रूप में मैसिव सैंडस्टोन हो या फिर सील हो, या फिर अगर मेरा थिक सिम भी है ना, मोटा सिम भी है, तब भी वहां पर एयर ब्लास्ट का खतरा ज्यादा रहेगा। क्यों खतरा ज्यादा रहेगा बताइए तो। मोटा सिम में एयर ब्लास्ट का खतरा ज्यादा रहता है। क्यों रहता है थिन सिम की अपेक्षा में, थिक सिम में एयर ब्लास्ट का खतरा क्यों ज्यादा रहता है? दिमाग लगे, जल्दी से आंसर बताइए। क्योंकि उसमें क्योंकि छत रूप मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक वो ये रहता है सर, लॉन्ग टिका हुआ रहता है। जब वजन वो उसमें प्रेशर पड़ता है तो बहुत मतलब बहुत ज्यादा रहता है, तो जिसके कारण वो हो सकता है। थिन सिम में अगर देखिए, थिन सिम में भी तो मैसिव सैंडस्टोन हो सकता है, दोनों मैसिव एरिया ज्यादा होगा। क्या अंतर है सर बताइए। उसमें सर प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, रहता सर है, वॉल्यूम वॉल्यूम सर ज्यादा वॉल्यूम होगा। उसका। हाँ, वॉल्यूम ज्यादा होगा हवा का। बोले ना कि एयर ब्लास्ट का तीव्रता किस पे निर्भर करता है, निर्भर करता है कि हवा कितना है। अब चूंकि मोटा सिम है तो ज्यादा जगह रहेगा ना हवा भरने का, अब ज्यादा हवा रहेगा तो ज्यादा तोड़ फोड़ करेगा, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना बड़ा जगह रहेगा उतना ज्यादा हवा रहेगा, जितना ज्यादा हवा रहेगा उतना ज्यादा तोड़ फोड़ होगा ना। तो मोटा सिम अगर है तो ज्यादा कोयला निकालेंगे, मोटा पूरा मोटाई तक निकालेंगे। अब मान के चलिए थिन सिम में इतना सही जगह था, कितना ही हवा होगा ना। अब ये मोटा सिम है तो इतना पूरा हवा है, सोच रहे हैं ना, पूरा मोटा सिम में तो पूरा मोटाई तक निकाल ही लेते हैं कोयला, तो इतना जगह है। अब इतना जगह का जो रूफ है, ये अचानक गिरेगा तो इतना सारा हवा का क्या होगा, इसकी अपेक्षा में ज्यादा तोड़फोड़ करेगा कि नहीं करेगा, इसका इंटेंसिटी ज्यादा हाई होगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा हेलो। है। यस सर। तो इन अवस्थाओं में ना जो एयर ब्लास्ट काफी स्ट्रांग होता है, काफी खतरनाक, बहुत ही तेज होता है, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारा चाल को जो सपोर्ट करना है, सपोर्ट वगैरह सबको क्या डिसलॉज कर देगा। डिसलॉज का मतलब जो है खाड़ के फेंक देगा, समझ लीजिए, ठीक है। वेंटिलेशन डोर वगैरह हो गया, वेंटिलेशन डोर क्या हो जाएगा, वेंटिलेशन डोर जो है वो सीधा का सीधा टूट सकता है, ऐसा है, ठीक है, सीधा का सीधा ये टूट सकता है। इसके अलावा देखिए आइसोलेशन स्टॉपिंग को भी डैमेज कर सकता है, वर्कर को भी ये चोट पहुंचा सकता है अगर वो वर्कर एयर ब्लास्ट के रास्ते में आ जाते हैं तो, ठीक है, ठीक है। अब ये जो, अब कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो रूफ, ये जो चाल है, चाल में जो सपोर्ट करने वाला जो रूफ था वो तो अब डिसलॉज हो गया, ठीक है, क्योंकि एयर ब्लास्ट हुआ तो सारा जो सपोर्ट था उसको तो तोड़ के बाहर ही फेंक दिया। तो इसके कारण क्या होगा, अब इसके कारण और एक एडिशनल लोड क्या पड़ जाएगा कि चाल गिरने का भी खतरा होगा। क्यों चाल गिरने का खतरा होगा, क्योंकि जो चाल को सपोर्ट कर रहा था मेरा रूफ, रूफ सपोर्ट यानी जो भी लकड़ी का टिम्बर वगैरह है, तो उसको तो रूफ एयर ब्लास्ट उड़ा के ले गया। अब चाल को मेरा कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, तो एडिशनल रूफ कोलैप्स का भी यहाँ पे चांस हो जाता है। तो इतना सारा चीज तो ही रहा है। इसकी इंटेंसिटी सर मतलब इसकी मेजर भी करी जा सकती है क्या? नहीं नहीं, इसका मेजर नहीं करता हम डेंसिटी, अच्छा अच्छा, ठीक है, हवा का है ना, इसको मेजर नहीं करते हैं। अब आते हैं प्रिकॉशंस अगेंस्ट एयर ब्लास्ट। अभी देखिए प्रिकॉशन अगेंस्ट एयर ब्लास्ट तो हम लोग आगे पढ़ेंगे ही, जब हम लोग रेगुलेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि वो सर इसका सर्कुलर है इसे इंटेंसिटी समझ। हर डायरेक्शन में होता है, सभी डायरेक्शन में इसका इंटेंसिटी होता है। जिधर देखिए हवा ऐसा चीज है ना, जिधर जिसको जगह मिलेगा उधर ही जाएगा, ठीक है। जिधर जिधर मतलब अगर कम अगर रास्ता रहेगा तो भी क्या होता है कि हम लोग कम क्षेत्र देते तब तो इतना ज्यादा गैस बना के उसका प्रेशर दबाव कर लेता है। अगर उसको जाने दीजिएगा,
यानी अगर बहुत ज्यादा बड़ा होल कर देते हैं बारूद में तो उससे क्या होगा, तोड़ फोड़ नहीं होगा। लेकिन अगर छोटा होल करते हैं तो गैस ज्यादा उसमें दबाव लगा पाई है। दोनों में रिलेशन कितना है कि नहीं है? कम वॉल्यूम रहेगा तो ठीक है, कम अगर जगह रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगा पाएगा ना हवा। यस सर। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। आप कट रही है। विरुद्ध हम लोग कुछ सावधानियों को डिस्कस करेंगे, जिसको लेकर आप क्या कर सकते हैं कि एयर ब्लास्ट के से थोड़ा सा आप नुकसान तो आप कम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। टेकन to see that an extensive area of uncollapsed groove does not exist at a time where per interval। सबको सुनाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। हेलो नो सर। हाँ सर। हेलो। हाँ सर, नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। हेलो। दिक्कत नहीं है। को सुनाई दे रहा है ना हाँ सर। सब? हाँ पढ़ाइए सर, पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। तो बोला गया है यहाँ पे ना कि सबसे पहला ये कदम लिया जाएगा कि अगर मेरा अनकोलैप्स्ड गोफ है, मतलब वैसा गोफ जो गिर नहीं रहा है, तो ऐसा जो टंगा हुआ गोफ का जो क्षेत्रफल जो है ना वो रहना नहीं चाहिए एक्सपोज्ड एरिया। तो ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया गोफ का नहीं रहना चाहिए। जहां तक संभव हो इस गोफ के रूफ को हर कुछ समय अंतराल पे आपको इसको गिराना चाहिए। ठीक है, सेकंड में पॉइंट में देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड बोला गया है कि इन एनी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट है तो वहां पे सभी वर्कर्स शुड बी विथड्रॉन टू अ सेफ प्लेस व्हेन द यूजुअल इंडिकेशन ऑफ इमिनेंट रूफ फॉल आर ऑब्जर्व। मतलब जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी डिक्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में अगर जो हमको सूचना मिलती है, इंडिकेशन मिलता है, ऐसा संकेत मिलता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, रूफ फॉल होने वाला है, तो सभी वर्कर्स को सुरक्षित जगह में, ठीक है, लेके चले जाएंगे, वहां से हटाकर सुरक्षित जगह पे लेके चले जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि अगर हमारा इमीडिएट रूफ स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन है, परतदार सैंडस्टोन है, या फिर मेरा सेल है, तो उस समय जो काम है ना has often to be suspended for 2 to 3 hours or more before the roof fall takes place। जब मेरा सैंडस्टोन स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन है या सेल है तो हमको तो पता ही रहता है कि सपोर्ट निकालें 24 से 48 घंटे में जो हमारा रूफ फॉल हो ही जाएगा। तो बोला गया कि रूफ फॉल होने से पहले जो कार्य होता है ना, अगर हमारे इमीडिएट रूफ स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन या सेल है तो हम कार्य जो है सस्पेंड करना पड़ता है, मतलब उधर कोई नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, ताकि अगर उस समय फॉल होता है के बाद एयर ब्लास्ट भी होता है ना तो उससे किसी को जान माल के खतरा नहीं हो। उसके बाद बोला गया कि अगर मेरा रूफ मैसिव सैंडस्टोन हो तब क्या करेंगे। उसका तो फिर इंडिकेशन जल्दी मिलेगा नहीं, कि हमेशा टंगा रहता है वो। उस केस में क्या होता है कि साउंड ऑफ रूफ मूवमेंट इन द गोफ लास्ट फॉर 18 to 16 hours। कोलगेटिंग ऑपरेशन इन द एरिया हैव प्रैक्टिकली टू बी सस्पेंडेड फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। बोला गया है कि अगर मेरा जो चाल है, अगर मेरा चाल में मैसिव सैंडस्टोन है ना, तो वहां पर क्या होगा कि रूफ मूवमेंट का साउंड आएगा, और ये जो साउंड होगा गोफ में 8 से 16 घंटे तक वो आते रहेगा। ठीक है, जब ये आते रहेगा, जो भी कोयला निकालने का सभी ऑपरेशन है प्रैक्टिकली आपको क्या करना होगा, रोकना होगा 8 से 16 घंटा तक। मतलब मैसिव सैंडस्टोन में बहुत ज्यादा समय तक आपको कार्य जो है स्थगित करना पड़ेगा। स्ट्रेटिफाइड में तुमको पता रहता है 3-4 घंटा बस, फॉल होने से पहले काम बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
माइनिंग सरदार या फिर जो ओवरमैन है वर्कर को वार्निंग देंगे, चेतावनी देंगे भैया विसल सिटी बजा के, ताकि सुरक्षित जगह पे वो चले जाएं। एयर है, कौन बताएंगे? सरदार एंड, यस सर। हेलो, चलिए आगे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एंट्रीज फॉर वेंटिलेशन एंड हॉलेज, एडिशनल रोडवे शुड बी केप्ट ओपन इन थिक सीम। बोला गया है कि देखिए डिस्ट्रिक्ट में तो हम लोग रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट में तो कुछ कुछ हमको रास्ता तो छोड़ना ही पड़ता है, वेंटिलेशन के लिए, हॉलेज के लिए, आदमी के आने जाने के लिए। तो वो वेंटिलेशन के लिए, हॉलेज के लिए जो आप प्रवेश मार्ग छोड़ रहे हैं तो छोड़ ही दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ अलग से रास्ता छोड़ना होगा, फ्री छोड़ना होगा। किसमें? थिक सी में, ताकि इसे एयर ब्लास्ट से क्या लेना देना है? इसे एयर ब्लास्ट ये देना है कि उसको ज्यादा जगह मिलेगा हवा को जाने का। ज्यादा जगह मिलेगा हवा को जाने का तो क्या होगा? एयर ब्लास्ट का तीव्रता कम रहेगा। इसीलिए ज्यादा एक्स्ट्रा जो है हमको रूट्स वगैरह फ्री करके रखना पड़ेगा, थिक सी में अगर है तो। आफ्टर एवरी ब्लास्ट, देखिए एयर ब्लास्ट बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि एयर ब्लास्ट जब भी होता है ना तो क्या होता है? फॉल तो होगा ही होगा। बताया था ना कैसे फॉल होगा? बताइए, एयर ब्लास्ट होगा तो एक तो फॉल तो हो ही रहा है, तब तो एयर ब्लास्ट हो रहा है ना, गोफ पे फॉल हो रहा है तब वो एयर ब्लास्ट हो रहा है। हवा का झोंका क्या कर रहा है? हवा का झोंका उड़ के वर्कर को उड़ा के ले जाएगा, टब को उड़ा के ले जाएगा, सपोर्ट वगैरह है सपोर्ट को भी उड़ा के लेके जाएगा। तो जब भी कर रहे हैं तो माइनिंग कर रहे हैं तो डस्ट तो हमेशा रहेगा। जो कोयला डस्ट होता है ना उसको भी उड़ा देता है, और कोयला डस्ट को उड़ा के क्या करता है? कोयल डस्ट का बादल बना देता है हवा में। अब ये तो काफी खतरनाक चीज है, क्योंकि कोल डस्ट एक्सप्लोजन के लिए जो सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है वो तो यही रहता है कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन को सबसे पहले जो होना चाहिए वो कोल डस्ट बादल के रूप में होना चाहिए हवा में। तो ये ऐसा कर दे रहा है। अब चूंकि एयर ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि कोल डस्ट को हवा के बादल के रूप में लटका के रख देता है हवा में, तो फिर अगर इसमें अगर बिजली का कोई यंत्र अगर चालू था या है और उसमें गलती से चिंगारी उत्पन्न हुआ तो क्या हो सकता है? कोल डस्ट विस्फोट हो सकता है। इसीलिए जैसे ही एयर ब्लास्ट होता है, ये जो भी बिजली का जो स्विच है उसको सीधा ऑफ करना चाहिए। अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अभी एयर ब्लास्ट होने वाला है तो एंटिसिपेट जैसे करें आप, सो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है संभावना है कि एयर ब्लास्ट हो जाए, सीधा सबसे पहले कार्य क्या कीजिए? आदमी तो हटाने वाला तो काम कर ही लीजिएगा, बिजली जो भी स्विचेस हैं उसको आपको ऑफ करना है। क्यों ऑफ करना है बता दिए। ऑफ नहीं कीजिएगा, एयर ब्लास्ट होगा, डस्ट उड़ा के लेके आ जाएगा, डस्ट का बादल बनाएगा हवा में। गलती से भी अगर बिजली वहां पे उस चिंगारी जलाया, इग्निशन हुआ, तो कोल डस्ट का विस्फोट हो जाएगा। और कोल डस्ट का विस्फोट खदान का विस्फोट का सबसे खतरनाक विस्फोट होता है। ऐसा खदान का कोई भाग नहीं होता है जहां पे डस्ट ना हो। और एक बार कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया तो चूंकि आपके खदान का कोई ऐसा भाग नहीं है कि जहां पे डस्ट ना हो, पूरा खदान में कोल डस्ट का एक्सप्लोजन फैल जाएगा काफी तेजी से। ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन से ज्यादा खतरनाक होता है कोल डस्ट एक्सप्लोजन। हो सकता है कि ज्वलनशील गैस किसी एक जगह में मिले, वो फूट के कुछ दूर तक चला जाए, लेकिन एक बार कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो गया ना तो फिर वो पूरा खदान में फैल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि कोल डस्ट एक्सप्लोजन होगा, हवा का झोंका आगे जाएगा, हवा का आगे झोंका जाएगा, पीछे लपट रहेगा, हवा का झोंका जो आगे जाता चला जा रहा है कोल डस्ट को हवा में उड़ाता चला जाएगा, क्लाउड बनाता चला जाएगा, पीछे से सर लपटा के चिंगारी लाइट लगाता सर चला वहां जाएगा। से सर, हेलो। हाँ बोलिए। सर लाइट मतलब वहां से सर ऑफ करेंगे, मतलब अंडरग्राउंड सब स्टेशन से ऑफ, मेन से सर बंद करेंगे? नहीं जरूरी नहीं कि मेन से बंद करना, अब ऊपर में थोड़ी ना पता है तुरंत। अब मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का लाइट तो रहता है नहीं ना सर, वहाँ का मतलब वो जो स्टेशन, सब सब स्टेशन। अंडरग्राउंड सब स्टेशन बने रहते हैं ना सर, माइन के अंदर। हाँ वहां से भी काट सकते हैं, ऊपर से काटिए। हाँ ऊपर से क्यों काटने की जरूरत? हाँ अब हो सकता है कि आपके माइंस में तीन चार डिस्ट्रिक्ट है, तीन चार हाँ डिस्ट्रिक्ट है, और सिर्फ एक में ही, एक पैनल में ही आपका हो रहा है रिपेयरिंग, तो खदान में हाँ सबका पावर काट दीजिएगा क्या? नहीं ना। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका हम्म, है उस डिस्ट्रिक्ट का काट सकते हैं बिजली। ठीक है सर। हवा का बादल तो बनेगा ही बनेगा, जब आराम से बैठ जाएगा तभी आपको क्या करना है? बिजली के स्विचेस को ऑन करना है। ठीक है। कुछ कुछ क्या बोला गया कि कुछ आइसोलेशन स्टॉपिंग ऐसा बनाना है जो कि इजिली ब्रेकेबल हो जाए बाय एयर ब्लास्ट।
बताएंगे एक सेफ्टी वॉल्व वगैरह करके एक टर्म आता है। जब हम लोग रेगुलेशंस पढ़ेंगे ना तो एक हम लोग पढ़ना है हम लोग को। रेगुलेशंस में हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चन भी शायद आया था एक बार, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, रेगुलेशन में आएंगे कि सेफ्टी वॉल्व आइसोलेशन स्टॉपिंग में कैसे छोड़ते हैं, प्रिपरेटरी स्टॉपिंग जब बनाते हैं उसी समय कुछ कुछ चीज, तो वो सब वहां पे हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जान लीजिए कि आइसोलेशन स्टॉपिंग में हम लोग बनाते हैं तो कुछ 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 आइसोलेशन स्टॉपिंग में हम लोग ब्रेकेबल जोन रखते हैं, ताकि जैसे ही आपका एयर ब्लास्ट हुआ तो वो जो भाग है वो टूट जाए और हमारा जो हवा है वो रिलीज हो जाए, नहीं तो फिर काफी ज्यादा प्रेशर के साथ वो बाहर निकलेगा। उसके बाद बोला गया है कि आफ्टर द रूफ फॉल टेक्स प्लेस, एयर ब्लास्ट होगा तो रूफ फॉल तो होगा ही होगा, ठीक है। ऑल द सपोर्ट्स एंड द रूफ शुड बी एग्जामिन्ड बिफोर वर्कर्स आर अलाउड टू द वर्किंग प्लेस। जैसे ही रूफ फॉल होता है तो रूफ फॉल हो जाने के बाद, ठीक है, किसी भी वर्कर को कार्यस्थल में जाने से पहले सभी चाल और सपोर्ट्स की जांच की जाएगी। विशेष ध्यान कहाँ पर रखा जाएगा? गोफेजेस पे ध्यान दिया जाएगा, गोफेजेस पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा बोला गया है कि जो भी अपना डिपेरिंग क्षेत्र होता है वहां पर हम लोग ना एक या दो प्रॉप जो है खड़े रखते हैं जब हम लोग पिलर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस समय एक या दो प्रॉप जो है वहां पे खड़ा रखते हैं, वो फेरियम भी रखते हैं खड़ा, एक ठो दो, ठीक है। बगल में जब स्टूक निकाले ना, बगल का स्टूक में एक ठो एक दो ठो हम लोग खूटा जो है रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर प्रॉप बोलते हैं। इंडिकेटर प्रॉप क्या करेगा? ठीक है, इंडिकेटर सिर्फ ज्यादा नहीं, एक या दो तीन रखेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दो तीन रखेंगे, ठीक है। वो मेरा पर्पस यही रहेगा कि इंडिकेटर जब वहां पे बगल में हम लोग काम करें तो इंडिकेटर प्रॉप है, जिससे हम लोग देख के हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे वजन रूप में वजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा लीड टूट जाए, प्रॉप बकल हो जाए, या अगर मेरा फ्लोरी अगर लूज है तो वो धंस जाएगा नीचे, तो इससे हम लोग पता चल जाएगा कि चाल का वजन आ रहा है, तो इंडिकेटर प्रॉप हम लोग वहां पे रखेंगे। सर ये थोड़ा ब्रेकेबल जोन एक बार फिर से समझा दीजिए। ब्रेकेबल तो जोन के फिफ्थ बारे में नंबर। हम जब रेगुलेशन में आएंगे ना तो हम बताएंगे, वहां पे वो बताना ही है हमको, एयर ब्लास्ट संबंधी सावधानियां पूरा सर्कुलर है वहां पे हम रखे हुए हैं, और उसमें हम बताएंगे। अच्छा। ब्रेकेबल ठीक जोन जी अगर जी नोट, जी सर। ब्रेकेबल जोन एक तरह का सेफ्टी वाल्व है जो हम लोग आइसोलेशन स्टॉपिंग में छोटा सा छोड़ देते हैं, ठीक है, प्रेशर से वो टूट जाएगा। अब आते हैं मेन फॉल। मेन फॉल अभी क्या थे, लोकल फॉल देख रहे थे, लोकल फॉल का प्रभाव जो सरफेस में नहीं पहुंच रहा था, है ना। मेन फॉल क्या होगा? मेन फॉल का प्रभाव सरफेस तक पहुंचता है, मेन फॉल का प्रभाव सरफेस तक पहुंचेगा, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पे सरफेस में मेन फॉल हुआ है, मतलब भूमिगत भाग में मेन फॉल हुआ, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ यही चीज लिखा हुआ है कि जो लोकल फॉल होता है वो सरफेस में इसका प्रभाव नहीं पहुंचता है। जो टूटा हुआ जो पत्थर स्तर होगा सेल का या सैंडस्टोन का, जो नॉर्मली गोफ में फॉल होता है, वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब जो भी गोफ क्षेत्र है जो खाली था वो बैठ जाएगा, टूटा हुआ सेल, टूटा हुआ सैंडस्टोन, ठीक है। और जो गोफ है, जो भी खाली जगह था ना, वॉइड का मतलब वो खाली जगह जिसको गोफ बोल रहा है, गोफ बोल रहा है यहाँ पे, वो भर जाएगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व, ये जांच में देखा गया है या पाया गया है बोल सकते हैं, when the area of extraction is nearly equal to or more than the square of the depth, cracks due to dipping extend up to the surface। इसको समझाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा एक डायग्राम, और इसको ऐसा कर लेते हैं, और ये कर देते हैं। बोला गया है, डायग्राम यहीं से बना देते हैं कि सपोज ये मेरा है रूफ, रूफ नहीं बोलते, पहले सरफेस बना देते हैं। ठीक है, सपोज ये भी ये गिर चुका है, ये सब जो गोफ था ना वो बैठ चुका है, ठीक है, इधर बैठ चुका है गोफ वगैरह, और ये मेरा गोफ एजेस है, ये मेरा गोफ एजेस है, ठीक है, ये मेरा सिम्बी है। तो अगर बोला गया है कि जो मेरा एरिया है, एरिया का मतलब समझ रहे हैं ना, एरिया का मतलब ये पूरा एरिया होगा, ठीक है, ये पूरा एरिया जो क्षेत्रफल हुआ, इसको कैसे समझाएं, ये जो पूरा क्षेत्रफल होगा ना नीचे, ये पूरा क्षेत्रफल, ये एरिया, अगर ये देखिए ये पाया गया है कि अगर ये जो एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसको क्या बोल रहे हैं? एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन,
एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन, ECT AXT बोल रहे हैं। अगर ये एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन इज नियरली इक्वल टू और मोर देन द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, अब सिम से मतलब सरफेस से इसका गहराई सपोज मान लेते हैं D है, क्या मान लिया D है, D क्या है, D है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। अगर ये एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन बराबर हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है गहराई के स्क्वायर से ज्यादा या उसके बराबर हो जाता है, तो फिर इसका जो प्रभाव है यानी जो फॉल होगा, फॉल का जो प्रभाव है वो सरफेस पर भी दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सर, एक बार और बता दिए। सर डेप्थ के बराबर या डेप्थ के स्क्वायर के बराबर? डेप्थ के स्क्वायर के बराबर या डेप्थ के स्क्वायर के से ज्यादा। यहाँ स्क्वायर ऑफ डेप्थ है ना, यानी गहराई जितना होगा उसका स्क्वायर। जैसे सपोज मेरा पिलर का साइज मान लेते हैं, मेरा है 16.5 मीटर, गहराई कितना होगा जी बताइए तो, कितना हो सकता है गहराई? 256 हो जाएगा सर। गहराई 256 हो जाएगा। मतलब अगर मेरा ना पिलर का साइज 60 से 16.5 है, कितना होगा? 60 से 90 अरे 890 नहीं, पिलर का 60 से 90 में अगर मेरा पिलर का साइज 16.5 मीटर है, गहराई क्या हुआ हो सकता है, अनुमान लगाइए। 60 से 90 के बीच में। आपको पूछ रहे हैं कुछ और, अब बता रहे हैं कुछ और। हम बोल रहे हैं कि पिलर का साइज मेरा 16.5 मीटर है, तो गहराई क्या हुआ हो सकता है उस समय, गहराई बताना है आपको। क्या हो सकता है, गहराई कितना हुआ होगा? कितना 60 होगा? 60 से 90 मीटर से 60 से 90 होगा 60 से 90 मीटर सर। है कि नहीं? 60 से 90 टेबल याद है ना, 12 हाँ था। सर। उसके बाद कितना था? एक्सीडिंग 60 बट 60 नॉट से एक्सीडिंग 90 90 मीटर्स। 90 से 120 था। 90 से 120 होगा? नहीं नहीं, 60 से 90। 60 से 90 में भी हो सकता है, ठीक है। 90 60 से मीटर 90 तो बोले। क्या है, गहराई हुआ, ठीक है। अगर ये मेरा जो क्षेत्रफल है ये कितना से ज्यादा हो जाए या कितने के बराबर हो जाए, 90 के स्क्वायर के बराबर हो जाए या फिर इससे ज्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मेरा इसका प्रभाव सरफेस तक पहुंच जाएगा। 90 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 8100 मीटर स्क्वायर। अगर मेरा गहराई 90 मीटर है, अगर ये क्षेत्रफल 8100 मीटर स्क्वायर हुआ, तब अगर ये फॉल होगा ना तो इसका प्रभाव सरफेस में भी पहुंचेगा, क्रैक सरफेस में भी डेवलप होगा। समझ में आ रहा है? कैसे? पूरा लंबे रहेगा तब ना सर, क्या पूरा एरिया लंबे रहेगा तब ना उतना आएगा। पूरा एरिया लंबा रहेगा मतलब? गैलरी जैसे अपन छोड़ेंगे उसके बाद बात करें मेन फॉल का, आप कहाँ गैलरी डेवलपमेंट सर एक बार शुरू से समझा दीजिए सर, नहीं समझ में आ रहा है सर मेरे को। ये अभी क्या बात कर रहे हैं, अभी भी समझ में आ रहा है? हम लोग गोफ के बारे में बात कर रहे हैं कि टंगा हुआ जो गोफ है, पिलर काट रहे हैं ना, पिलर काट रहे तो गोफ बन रहा है। अब गोफ बहुत देर तक टंगा हुआ रह रहा है, तो गोफ बहुत ज्यादा क्षेत्रफल उसका हो जाएगा, तो उसका प्रभाव सरफेस खा गया है कि जो गोफ टंगा हुआ है, अगर उसका क्षेत्रफल जो है वो गहराई के स्क्वायर के बराबर या उससे ज्यादा आ जाता है, तो फिर मेन फॉल हो जाएगा, यानी सरफेस तक उसका प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, ट्रू फॉल विच अफेक्ट द सरफेस इज नोन एज मेन फॉल। एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि ऐसा रूफ फॉल जिसका प्रभाव सरफेस तक पहुंचता है उसको क्या बोलेंगे, मेन फॉल बोलेंगे। एंड टेक्स प्लेस लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट रूफ फॉल, यानी लोकल फॉल इन द डिप्रेरिंग डिस्ट्रिक्ट। मतलब मेन फॉल तो हमको पता है कि ऐसा फॉल है जो सरफेस तक अपना प्रभाव पहुंचाता है, और ये जो मेन फॉल होता है ना, कई समय मतलब काफी लंबे समय के बाद होता है। किसके लंबे समय के बाद? लोकल फॉल होने के बाद। लोकल फॉल हो जाने के बहुत सारे समय के बाद ही ये मेन फॉल होता है डिप्रेरिंग डिस्ट्रिक्ट में। ये कब होगा, कंडीशन तो देखा गया, अभी क्या बताएं, ये माना गया है, ऐसा देखा गया है कि जब भी मेरा जो
गोफ एरिया है जिसको बोला है, यहाँ पे बोला गया है कि एक्सट्रैक्टेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे गोफ एरिया यहाँ क्या कौन सा वर्ड भी यूज किया गया है, यहाँ यूज किया गया है एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन। गोफ एरिया को यहाँ एरिया ऑफ एक्सट्रैक्शन शब्द बोला गया कि ऐसा क्षेत्र जहाँ से कोयला निकाल लिए, पिलर काट के निकाल लिए हैं। गोफ एरिया का अगर वो जो क्षेत्रफल है, अगर मेरा सीम का गहराई का जो स्क्वायर आएगा उसके बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा तो सरफेस पे इसका प्रभाव पड़ने लगेगा, और ये जो फॉल होगा उस समय उसको क्या बोलेंगे, मेन फॉल बोलेंगे। ठीक है, अगर मेरा गहराई सिम का सैलो डेप्थ है, ठीक है, अगर मेन फॉल हुआ, ठीक है, तो क्रैक्स तो ऐसे भी है, ठीक है, सरफेस में पहुंचना है क्योंकि मेन फॉल तो होगा, पर उस समय अगर मेरा सिम अगर कम गहरा है ना, तो क्या होगा, जल्दी जो है हवा जो है वो पहुंच जाएगा गोफ एरिया में। कैसे, ऊपर में जो क्रैक है उससे, जो भी क्रैक्स है उससे ऊपर का जो हवा धीरे धीरे धीरे, ठीक है, एयर जो है वो लीक करने लगेगा कहाँ पे, गोफ एरिया में। अगर गोफ एरिया में हवा लीक होकर पहुंच गया तो आपको पता ही है गोफ एरिया में क्या है, एक्सपोज सरफेस एरिया, कोयला टूटा हुआ एक्सपोज है, और प्लस उसको क्या मिल रहा है, हवा मिल रहा है। कितना हवा मिल रहा है, बहुत ही कम मिल रहा है हवा, लीक हो रहा है ना हवा, उसमें बहुत सारा कोयला तो भरा हुआ, पूरा ढेर लगा हुआ गोफ एरिया में, और उसमें बहुत कम मात्रा में हवा जा रहा है, क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हीटिंग। समझ में आया, ऐसा देखा भी अच्छा गया है। सर, सर इसलिए सर एक्सपोज्ड एरिया 90 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं रखते, इसलिए सर इसीलिए क्या बोले, एक्सपोज ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज्ड एरिया 90 हाँ स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं रखते, हाँ, इसलिए। डिपेंड करता है ना कौन सा, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपेयरिंग है, मेथड है, उसके ऊपर मेरा एरिया डिपेंड करता है। ठीक है, गहराई के ऊपर डिपेंड करता हाँ, गहराई के ऊपर नहीं, गोफ एरिया जो हम लोग एक्सपोज एरिया बोल रहे हैं ना, वो हम कितना है। हाँ हाँ। रखते हैं वो डिपेंड कर रहा है, केविंग कर रहे हैं, स्टोइंग कर रहे हैं। केविंग कर रहे हैं 60 मीटर ज्यादा हमको रखना नहीं रहता है, 60 मीटर स्क्वायर ज्यादा रखेंगे केविंग अलाउड नहीं देगा, सर्कुलर में लिखा हुआ है ये सब चीज। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बोला गया कि डिप्लेयरिंग ऑपरेशन इन द विसिनिटी ऑफ फॉल्ट। विसिनिटी का मतलब पता है तेरे, एक बार याद है विसिनिटी का मतलब, किसको किसको पता है विसिनिटी का मतलब, विसिनिटी का मतलब, विसिनिटी सर मतलब नियर सर, फॉल्ट के आसपास। हाँ नियर बाई, विसिनिटी का मतलब क्या हुआ, नजदीक। तो अगर हम लोग डिप्लेयरिंग का कार्य कर रहे हैं कहाँ पे, फॉल्ट के नजदीक, तो वहां पे सामान्य देखरेख से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नीड मोर देन नॉर्मल विजिलेंस। सामान्य देखरेख से ज्यादा वहां पे बोल सकते हैं कि सचेत रहना पड़ेगा, ज्यादा वहां पे देखरेख करना पड़ेगा, ज्यादा चौकन्ना वहां पे एक तरह बोल सकते हैं रहना पड़ेगा, और ज्यादा सावधानी आपको रूफ को नियंत्रित करने के लिए लेना पड़ेगा। फॉल्ट प्लेन में वाटर सीपेज की वहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहता है, गैस की कहाँ पे जमाव भी बहुत ज्यादा हाई रहता है, पड़े भी होंगे कि फॉल्ट के नजदीक जो है गैस काफी ज्यादा होने का चांसेस होता है, वाटर का भी वहां पे ज्यादा चांसेस होता है। इसलिए यहाँ पे यही बोला गया कि जो भी गोफ लाइन होगा वो कभी भी फॉल्ट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, गोफ लाइन कभी भी फॉल्ट के पैरेलल नहीं होना चाहिए, बल्कि राइट एंगल टू इट होना चाहिए। अगर मेरा फॉल्ट इस तरह से है, ठीक है, ये मेरा, ठीक है, इस तरह से है, अब ये मेरा जो है, ये मेरा रेड कलर का फॉल्ट फॉल्ट है, तो इस लाइन में कभी भी हमको गोफ लाइन नहीं रखना है, मतलब इसके पैरेलल कभी नहीं रखना है, हमेशा राइट एंगल रखना है इसके। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, स्लाइड कर जाएगा, जो तब जो भी कोयला वगैरह ना, फॉल्ट प्लेन क्या है, पत्थर ही एग्नियस वाला, ये इसी के अलॉन्ग सारा चीज स्लाइड कर जाएगा और रूफ फॉल हो जाएगा, प्रीमेच्योर कोलैप्स भी हो सकता है। अब आते हैं गोफ लाइन के ऊपर। गोफ लाइन देखिए यहाँ पे स्टूक के ऊपर डिफाइन किया गया है, हम पिलर के ऊपर डिफाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं, और आपको भी हम बोलेंगे कि पिलर के ऊपर ही डिफाइन कीजिए, स्टूक के ऊपर मत डिफाइन कीजिए, क्योंकि स्टूकिंग जो है वो हमेशा होता नहीं है। आपको आपको अगर आता होगा तो जो है ना, स्टूकिंग हमेशा नहीं होता है। पिलर काटने के दो तरीके होते हैं, एक होता है स्टूकिंग मेथड और दूसरा क्या होता है, स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग। स्टूकिंग मेथड यूज नहीं होता है अभी आजकल, मतलब यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, मेथड है अपना, पर यूज नहीं किया जाता है, स्प्लिटिंग एंड स्लाइसिंग किया जाता है। जब भी गोफ लाइन को डिफाइन कर रहे हैं ना, तो स्टूक की जगह आप पिलर लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्टूक लिखा हुआ ना, इसको पिलर कर दीजिएगा, वो ज्यादा सही मतलब उत्तर होगा आपका। बोला गया क्या, लाइन पासिंग थ्रू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ पिलर्स अंडर द एक्सट्रैक्शन एट अ टाइम इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन, या इसको बोलते हैं लाइन ऑफ फेस, या उसको बोलते हैं लाइन ऑफ गोफ, या सिंपली गोफ लाइन भी बोलते हैं। तो ये तो इसका बुक का डेफिनेशन है, याद करना है तो कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से नोट्स में डेफिनेशन अलग है,
बोला गया कि द सीक्वेंस, ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ पिलर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज गोफ लाइन। जिस जिस सीक्वेंस से, ठीक है, जिस क्रम से पिलर को काटा जाता है, पिलर से कोई निकाला जाता है, उस क्रम को, उस लाइन को क्या बोलेंगे? गोफ लाइन। इसका दूसरा नाम लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन है, लाइन ऑफ फेस भी है, लाइन ऑफ गोफ भी है। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, डायगोनल भी होता है, स्टेप डायगोनल भी होता है, स्ट्रेट भी होता है, कभी कभी स्टिप डायगोनल भी होता है। डायगोनल जो गोफ लाइन होता है ना, वो डिप डायरेक्शन से 45 डिग्री पे ये बनाता है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो गोफ लाइन है ना, यही लाइन ऑफ गोफ है, 45 डिग्री पे ये डिप डायरेक्शन से बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन में प्रत्येक पिलर जो है ना, रूफ, प्रत्येक पिलर का कुछ ना कुछ भाग जो है वो रूफ सपोर्ट में काम में आ जाता है, इस तरह के गोफ लाइन में। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेप डायगोनल। स्टेप डायगोनल क्या होता है? स्टेप डायगोनल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है एक सॉलिड, यहाँ पे पिलर, जहां जहां स्टूक है ना वहां पिलर कर रख दीजिएगा। हमेशा एक सॉलिड जो पिलर है ना, हमेशा दो स्टूक जो एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे उसके बीच में होगा। हमेशा दो दो पिलर के बीच में एक, हमेशा जो भी दो पिलर होगा जैसे, ठीक है, उसके बीच में हमेशा, जैसे कि एक एक पिलर हमेशा होगा। इसको आप डायग्राम से समझिए तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हम इसका एक डायग्राम है मेरे पास, उससे हमको उसको समझाते हैं। Recording stopped. देखिए ये है डायगोनल गोफ लाइन, दिख रहा है? जी दिख रहा है, तिरछे काटा है वही ना, रेड वाला। हाँ यही है। ठीक है, नंबरिंग से सारा कुछ होगा। इसी क्रम को क्या बोलेंगे? गोफ लाइन। जैसे कि 5 कटेगा, फिर ये इसको इसको पिलर निकालेंगे, इसके बाद ये पिलर निकालने के बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ये सब हो जाएगा। तब हम लोग पहुंचेंगे इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अच्छा एक सवाल है जो बताए हैं, सपोर्ट में कौन सा छूट रहा है पिलर इसमें से? डायगोनल में थोड़ी ना छूटता है, डायगोनल में नहीं छूटता है। डायगोनल बोला गया कि प्रत्येक जो पिलर होता है उसका कुछ ना कुछ भाग सपोर्ट, रूफ को सपोर्ट करने के लिए काम में आ जाता है, इसमें ये बोला गया है। ये वाला बोल रहे थे स्टेप डायगोनल में। स्टेप डायगोनल में देखिए कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर हम मान के चलिए स्टेप डायगोनल ना, ये 6 पिलर को अगर हम निकाल रहे हो ना, तो हमेशा 6 पिलर जो है 7 के बीच ही होगा, 2 पिलर के बीच में आ रहा है हमेशा, देखिएगा। हमेशा जो भी पिलर का हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, हमेशा 2 पिलर के बीच में रहेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, देखिए इसमें कुछ है क्या? अगर इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको निकाल रहे हैं तो इसको और इसको निकाल रहे हैं तो कुछ भी नहीं है इसके सपोर्ट करने के लिए। 2 पिलर तक हम पीछे कर सकते हैं ना, इसके देखिए बीच में कोई पिलर है क्या? नहीं है, पूरा खाली है। इधर इधर भी सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे भी करेंगे तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसके भी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेप डायगोनल में क्या होता है ना, जो भी आप पिलर को निकाल रहे हैं ना, उसके आगे पीछे जो है आप सपोर्ट मिलेगा आपको। 6 निकाल रहे तो ये 7 के बीच है, तो ये अच्छे से सपोर्ट करेगा उस जगह को। स्टीप डायगोनल एक और होता है, पढ़ना नहीं है, जान लीजिए, उससे भी खतरनाक होता है। ठीक है, स्टीप डायगोनल देखिए, अगर मान के चलिए हम निकाल रहे हैं, देखिए 9 नंबर का पिलर, ठीक है, ये निकाल लिए, उसके बाद ये निकालेंगे, तो जब ये निकालेंगे ना, ठीक है, ये सब निकाल चुके होंगे उस समय, जब ये निकाल देंगे, कौन सा, ये वाला, तो ये इसके इसके चारों तरफ कितना, 1 2 3 4 4, सॉरी 3 3 पिलर रहेगा। तो 3 3 पिलर छूटा रहेगा। ठीक है, हाँ देख रहे हैं ना, इधर से भी 2 इधर से सपोर्ट कर रहा है, एक इधर से सपोर्ट कर रहा है, 2 इधर और एक इधर। तो एक किस परिस्थिति में यूज करेंगे इन सब? सबका अपना अपना यूज है, अभी दिखाते हैं, एक सेकेंड। देखिए इसी में लिखा हुआ है, बोला गया है कि अगर नॉर्मली तो हम लोग गोफ लाइन डायगोनल इस्तेमाल करते हैं, अगर खराब रूफ है, रूफ मेरा क्या है, खराब रूफ है, तो उस केस में हम लोग स्टेप डायगोनल या स्टिप डायगोनल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरा रूफ जो है वो खराब है, क्यों खराब मतलब सर आरएमआर होगा ना कुछ? आरएमआर भी आप देखो, रूफ को आप 2 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो ना, आरक्यूडी से भी कर सकते हैं, आरएमआर से भी कर सकते हो रूफ रॉक को, तो आरएमआर के हिसाब से भी आप एक्सप्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आरएमआर से भी करना है तो आरएमआर से कर दीजिए। वेरी पुअर है तो कितना होगा, 20 से 40, 0 से 20, यही है ना, है कि नहीं है? तो अगर खराब रूफ है, आपको रिपेयरिंग करना है, तो कौन सा गोफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा, तो स्टेप डायगोनल।
इसलिए बोला गया ना कि अगर मेरा रूफ खराब है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि हमेशा मेरा एक सॉलिड जो है पिलर दो, हमेशा मतलब जहां पे हम पिलर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, हमेशा दो पिलर के बीच में रहेगा, जिससे दोनों आजू बाजू जो पिलर है हमेशा सपोर्ट करके रखेंगे, जो कि जरूरत है हमको उस समय, क्योंकि मेरा रूफ जो है खराब है। ठीक है, चलिए, स्टीप डायगोनल और स्टेप डायगोनल दोनों का खराब रूफ वाला ही एक और आता है। अच्छा, वी लाइन वाला भी है, स्ट्रेट भी आता है, पर अभी आप देख लेते हैं वी लाइन के बारे में जिक्र किया गया है। चाहे कोई सा भी गोफ लाइन इस्तेमाल करें, आपका गोफ लाइन वी लाइन नहीं होना चाहिए, वी शेप नहीं होना चाहिए, या इसको बोला गया कि एरो हेड। ठीक है, कभी भी आपका जो लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो कभी एरो हेड नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं आपको एक्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप पिलर का निष्कासन करेंगे तो ये एरो हेड में सबसे ज्यादा माना देखा गया है कि सबसे ज्यादा चांसेस है पिलर क्रश होने का, दबाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है एरो हेड में, एक सारा सर ये पिलर का लोड। सर ये सब किस क्या करने के लिए मेथड बता रहे हैं सर? पिलर निकालने का एक तरीका है, क्रम है, उसको बोलते हैं गोफ अच्छा लाइन, तो वही क्रम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है, बोला गया है कि अगर आप कन्वेयर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको ये सबसे बढ़िया यही होगा कि आप सीधा गोफ लाइन का अपनाएं, सीधा गोफ लाइन। इससे क्या होगा कि आपका लीड तो कम हो जाएगा, है कि नहीं, लीड कम होगा कि नहीं, लीड का मतलब डिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं, कम हो जाएगा। मान के चलिए यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, ठीक है, तो ये स्ट्रेट जितना आ रहा है उतना अच्छा है ना, कि आप इस तरह से आइएगा वो अच्छा है, बताइए कौन सा बड़ा होगा, कौन कौन सा शॉर्टकट होगा, यही है ना, स्ट्रेट जो होगा वही सीधा होगा, तिरछा तो लंबा ही होगा। इसलिए बोला गया है कि अगर आप कन्वेयर इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, तो सीधा जो गोफ लाइन होता है, सीधा जो गोफ लाइन होता है उसको ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। जिससे क्या होगा, कन्वेयर की संख्या जो है उसको हम कम कर सकते हैं, उससे मतलब कम लगेगा हमको, कन्वेयर नंबर ऑफ कन्वेयर काफी कम लगेगा। उसके बाद बोला गया कि अगर मेरा गोफ लाइन पैरेलल है स्ट्राइक, अब देखिए जो गोफ लाइन है ना स्ट्रेट वाला, ये डिप के भी, ये डिप साइड भी हो सकता है और ये स्ट्राइक के डायरेक्शन में भी होता है, दोनों तरफ भी स्ट्रेट हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा भी रहा तब भी स्ट्रेट गोफ लाइन है, अगर ऐसा भी रहा तब भी स्ट्रेट ही गोफ लाइन बोलेंगे। अगर मेरा मान के चलिए स्ट्राइक के डायरेक्शन में अगर हम लोग गोफ लाइन बना रहे हैं तो उसका फायदा होता है, फायदा ये होता है कि नीचे वाला भाग को आप आसानी से पानी में डुबा सकते हैं, मतलब इस तरह से ये भाग निकाल ली तो इसको पानी में डुबा दीजिए, फिर ये भाग निकली इसको डुबा दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से निकाल रहे हैं, ये भाग को नहीं ना पानी में डुबा सकते हैं, ये भी डूब जाएगा ना, जबकि इसको निकाले भी नहीं है। तो अगर आपको डुबाना है, ठीक है, पानी में नीचे वाला भाग को, तो आप जो स्ट्राइक डायरेक्शन में जो आप गोफ लाइन बनाइएगा ना स्ट्रेट वाला, वो ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, स्ट्राइक ही बनाना रहता है ना, स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक डायरेक्शन स्ट्राइक में, डायरेक्शन में ही बनाना होता है ना। स्ट्राइक डायरेक्शन में बनाना रहता है, जब नहीं, डिपेंड करता है कि आपको कैसा करना है, पूरा सिनेरियो के ऊपर तो डिपेंड करता है। मतलब क्या सर मतलब जब सर किस हिसाब डिपेयरिंग से से करेंगे? ठीक है, स्ट्रेट में ज्यादा आपको फायदा है, क्योंकि उसमें आपको क्या लगेगा, उसमें आपको पानी वानी का टेंशन नहीं है, पानी वानी सीधा आप गिराते जाइए, सारा डुबाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर सर स्ट्रेट क्या में क्या, परिस्थिति रहेगा करने के लिए? कौन सा हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा चलाना है, किधर चलाना है? अगर मेरा रूफ सही है, मेरा रूफ सही है, तो हम सीधा वाला गोफ लाइन लेंगे। अच्छा रूफ के लिए स्ट्राइक तो हम डायरेक्शन, सीधा गोफ लाइन लेते हैं, का हमको कम स्ट्राइक डायरेक्शन पड़ता वाला है, ना। हमको डिस्टेंस स्ट्राइक डायरेक्शन में ज्यादा सुटेबल होता है, ज्यादा सुटेबल स्ट्राइक डायरेक्शन में होता है ना। बस स्ट्राइक डायरेक्शन में क्या होगा कि कन्वेयर आपका मार खा जाएगा, कन्वेयर आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ये दिक्कत है कि नहीं है। ड्रिप डायरेक्शन में कन्वेयर की संख्या कम लगेगी, लेकिन स्ट्राइक डायरेक्शन में फायदा क्या है कि नीचे वाला हिस्सा को पानी से डुबा सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं सर, नहीं आ रहा? नहीं, सर जब देखिए मतलब देखिए देखिए, बोल दो स्ट्रेट बोल वाला दो। समझाते हैं, स्ट्रेट वाला आपको समझाते रहिए एक सेकंड। देखिए स्ट्रेट गोफ लाइन, देखिए ऐसा कर सकते हैं आप, इसको छोटा कर देते हैं। स्ट्रेट गोफ लाइन या तो ऐसा रख सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिप डिप डायरेक्शन में गोफ लाइन, ठीक है, स्ट्रेट ही गोफ लाइन, और या फिर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से फायदा क्या है कि अगर मेरा जो भाग है ये अगर हम निकाल लिए,
ये भाग हम निकाल लें नीचे वाला, इसको पानी से हम डुबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आना तो है ही नहीं हमको। फिर इसको निकालेंगे, इसको पानी से डुबा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आसानी से डीप डीप वर्किंग को हम डुबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होगा कि आपको कन्वेयर लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से आप कर रहे हैं, मान के चलिए, तो एक तो आपको कन्वेयर यहाँ लगाना होगा, ठीक है कि नहीं है, एक यहाँ पे कन्वेयर लगाना होगा ना, और एक यहाँ यहाँ पे आपको लीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यहाँ तक लगाना होगा, अगर धीरे धीरे यहाँ तक यहाँ करेंगे तो। लेकिन उसमें क्या है, डिप डायरेक्शन में इस तरह से आप निकाल रहे हैं, एक सेकेंड, इस तरह से निकाल रहे हैं ना, तो पहले इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकाल लीजिए, फिर इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए, फिर इसको निकालिए। इसको पानी में नहीं डुबा सकते हैं क्योंकि ये भी पिलर है ना, नीचे वाला डिप को पानी में डुबाइए तो ये भी तो डूब जाएगा, फिर इसको कैसे निकालिएगा, तो इसे पानी पे डुबा तो नहीं सकते। पर इसमें क्या होता है कि कन्वेयर की संख्या कम लगेगी, यहाँ से यहाँ एक बार लग गया, ये निकल गया, तो कन्वेयर छोटा कर दीजिए, यहाँ ये निकाल लीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे लाइए, फिर इसको निकालिए, फिर छोटा कीजिए, इस तरह से। इसमें कन्वेयर का यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जी जी नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? सेकेंड कहाँ गया? ठीक है, अब देखिए आप दो डायरेक्शन ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट होता है, इस डायरेक्शन में भी स्ट्रेट होता है, सीधा सीधा होता है। अगर डीप डायरेक्शन में अगर गोफ लाइन सीधा बनाएंगे, ये दोनों कौन सा है, स्ट्रेट गोफ लाइन ही है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, इसको बोलेंगे डिप डायरेक्शन, इसको बोलेंगे स्ट्राइक डायरेक्शन। इस डायरेक्शन से करेंगे तो सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, उसके बाद करेंगे तो इसको इसको इसको, उसके बाद इसको इसको। अगर आप ये डिप्लेयरिंग में होगा कि डेवलपमेंट में होगा? सब ब्लरिंग में, कह रहे हैं ना, अभी कहाँ डेवलपमेंट में आ गए, अब गोफ निकालने का ब्लरिंग का चल रहा है पिलर निकाल रहे हैं ना हम लोग, पिलर निकाले तो कहाँ से डेवलपमेंट आ जाएगा ये। सर। ये पूछ रहा था, हेलो। हाँ, इसको समझ में आया? हाँ सर, ये आ गया। हाँ बोलिए। सर मतलब जैसे डिप्लरिंग में, मतलब जैसे पिलर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, पिलर से कोल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो सर मतलब एक तरफ से मतलब ये जो जितना भी दिया था लाइन ऑफ, मतलब 3-4 जो दिया था सर, इनको फॉलो करे बिना सर डिप्लरिंग से कोल नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते सर, इनको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो फॉलो करना पड़ेगा ना, नहीं कीजिए अच्छा, तो दिक्कत है ना। मतलब सर नॉर्मल जो मतलब पीछे साइड से पिलर लेते हुए काटते हुए चले आते हैं सर, तो उस तरह नहीं कर सकते। पीछे ही सही कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि पीछे से ही तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है लेकिन ये पैटर्न मतलब फॉलो कि करना। इतना सारा पिलर था इसमें, जैसे कि ये क्या है, हाँ डायगोनल। सर, एक सेकंड, कहाँ गया, दिख रहा है? अच्छा, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। नहीं दिख रहा है सर। एक सेकंड, ये देखिए, अब इतना सारा तो था, तो हम लोग क्या किए, पीछे से ही किए, इसमें देखिए कहाँ से किए हैं, इसमें तो हम लोग यहाँ से पहले निकाल रहे हैं, है कि नहीं है, ये डीप से ही नहीं निकाल रहे हैं ना, पीछे से ही तो निकाल रहे हैं, कहाँ है यहाँ से निकाल रहे हैं बताइए। हाँ सर। इसको निकाल रहे हैं, फिर 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 इसको इसको इसको, फिर अभी इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे, फिर इसको, फिर इसको, तो ये तो इधर ही से आ रहा है, हाँ सर। डिप से ही आ रहा है, कहाँ आपको उधर से आ रहा है, चाहे कोई सा भी आप गोफलाइन कर लीजिए, हमेशा उधर से ही आएगा। लेकिन सर मतलब जब ये निकालेंगे तो ये जो 3-4 दिए है सर, इनमें से कोई फॉलो, एक फॉलो होना चाहिए मतलब। हम लोग करना ही चाहिए ना, डिपेंडिंग कि आपका रूफ कंडीशन कैसा है, रूफ अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा है तो सीधा सीधा सही रहेगा, लीड कम जनरली सर मतलब डायगनल, डायगनल बोल चुके हैं, डायगनल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।